सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे पीएचडी का टॉपिक एयर ट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट, जिसको एआरटी भी बोल देते हैं शॉर्ट में। तो एआरटी क्या होता है? एआरटी में क्या कर रहे हैं, जो रेस्टोरेशन कर रहे हैं हम, जो नॉर्मल डेंटल प्रैक्टिस में रेस्टोरेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, हम केयर रोटर वगैरह से या मशीन से करते हैं। ठीक है, जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। लेकिन मान लो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, कुछ जैसे रेफ्यूजीज कैंप हैं या फिर किन सब एरियाज में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं उनको अच्छी केयर नहीं मिल पाती है। उनका दांत एकदम डिके करता जाता है, एक्सट्रैक्शन की स्टेज तक आया था और एक्सट्रैक्शन ही आखिरी ट्रीटमेंट ऑप्शन बचता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हमने एट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट शुरू किया। तो एट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है? इसमें हम जो केरियस टूथ है, केरियस टूथ टिश्यू को रिमूव करेंगे। ठीक है, और कैसे रिमूव करेंगे? यूजिंग हैंड इंस्ट्रूमेंट्स ओनली। अब हमने केरियस टिश्यू को तो रिमूव कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम रेस्टोरेशन करेंगे। रेस्टोरेशन विद एडहेसिव रेस्टोरेटिव मटेरियल। अब ये कहाँ पर यूज होते हैं? वही जैसे मैंने आपको बताया, लेस इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज हैं, लेस इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, जहाँ पे डेंटल केयर बहुत अच्छे से पहुँच नहीं पाई है, जो भी एडवांसमेंट डेंटल केयर में हुए हैं, वो जिस कंट्रीज में पहुँच नहीं पाई है, उन कंट्रीज में हम एआरटी को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई रेफ्यूजी कैंप्स वगैरह हैं, या फिर कैसी कम्युनिटी है जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है। कम्युनिटी विदाउट रिसोर्सेज अवेलेबल, मतलब मॉनेटरी रिसोर्सेज नहीं है, ज़्यादा गरीब है, गरीब कम्युनिटीज़ हैं, तो वहाँ पर हम एआरटी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब एआरटी में क्या होगा? एआरटी की डेफिनेशन देख लेते हैं हम, क्या होगी। तो एआरटी की डेफिनेशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू एएपीडी, यानी कि अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, एआरटी की डेफिनेशन में मिलती है, इट इज़ अ डेंटल केरीज ट्रीटमेंट प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ सॉफ्ट डीमिनरलाइज्ड tooth tissue using hand instruments only, followed by restoration of the tooth with an adhesive restorative material। अब कौन सा मटेरियल हम जनरली यूज़ करते हैं? ग्लास आयनों। ये हमारा मेनली रेस्टोरेटिव मटेरियल होता है जो कि हम यूज़ करते हैं एआरटी में। एआरटी की थोड़ी सी अगर मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, तो एआरटी को सबसे पहले किया गया था तंजानिया में। तंजानिया अफ्रीका की कंट्री है। इसको लगभग 1980s में किया गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर ये बाकी कंट्रीज जैसे कि जिम्बाब्वे और थाईलैंड, वहाँ पर भी किया गया। और इसमें क्या हुआ कि जब इसमें रिसर्च की गई, तो हमने ये देखा कि जिन जिन पेशेंट में एआरटी किया गया था, उसमें से लगभग 71% से लेके 85% पेशेंट्स में 3 साल के बाद भी रेस्टोरेशन बची रही। ठीक है, यानी जनरली क्या होता है, एआरटी से अब कोई भी आदमी नॉर्मली ये सोचेगा कि एक तरह से टेम्परेरी रेस्टोरेशन होती है वो। लेकिन हमने ये देखा कि जब हमने एआरटी किया तो 71 से 85% पेशेंट्स में 3 साल के बाद भी रेस्टोरेशन बची रही। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं एआरटी के? प्रिंसिपल्स ऑफ एआर, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा? रिमूविंग केरियस टूथ, रिमूविंग केरियस टूथ टिश्यू यूजिंग हैंड इंस्ट्रूमेंट ऑन। जैसे मैंने आपको बताया कि हैंड इंस्ट्रूमेंट्स को हमें यूज़ करना है, तो टूथ टिश्यू को हम रिमूव करेंगे हैंड इंस्ट्रूमेंट से, तो उस केरियस टिश्यू। अब हमने केरियस टिश्यू हटा दिया, उसके बाद हमें रेस्टोरेशन करनी है, तो सेकंड प्रिंसिपल क्या हुआ? रिस्टोरिंग द कैविटी विद अ रेस्टोरेटिव मटेरियल
दैट स्टिक्स टू द ब्रीथ। ठीक है, तो ये दो प्रिंसिपल्स हो गए। पहले हमने हैंड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ केरीज को रिमूव किया, उसके बाद केरीज को रिमूव करके वहाँ पे रेस्टोरेशन की हमने ऐसे मटेरियल से जो कि खुद को अच्छे से स्टिक करे, उससे केमिकली बॉन्ड हो, वो बेटर बॉन्डिंग होती है एक तरह से। तो हम कौन सा यूज़ करते हैं जनरल जी आई क्लास एनिवर्स में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, उसको बात करेंगे कि क्यों हम हैंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। हैंड इंस्ट्रूमेंट्स ओवर इलेक्ट्रिक रोटेटिंग हैंड पीस। मतलब ये अगर क्वेश्चन आता है कि एडवांटेजेस क्या है या इंडिकेशंस क्या है मेनली एआरटी की, तो वहाँ पे हम ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, सब पॉइंटर्स। तो पहला क्या है, एक तो इसमें हमें मिनिमम कैविटी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मिनिमम कैविटी तक। या आप एयर रोटर यूज़ करोगे तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी टूथ का स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाता है या हट जाता है, मिनिमम कैविटी। लेकिन अगर आप हाथ से एचेट वगैरह लेकर के हैंड इंस्ट्रूमेंट से करोगे तो उससे आप खुद को मिनिमम जो है वो डैमेज दोगे। तो मिनिमम कैविटी प्रिपरेशन करते हैं हम इसे। तो इससे क्या होगा, तो साउंड टूथ स्ट्रक्चर है मेरे की जो केरियस नहीं है, साउंड टूथ स्ट्रक्चर रिमेन प्रिजर्व, और इससे ट्रॉमा भी कम होगा पेशेंट के। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, लो पोस्टिंग होती है हैंड इंस्ट्रूमेंट भी, लो कॉस्ट ऑफ हैंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो एयर रोटर वगैरह है वो महंगे आते हैं एज कम्पेयर टू हैंड इंस्ट्रूमेंट्स। साथ में पेन भी नहीं होता पेशेंट के, लिमिट्स पेन। तो इससे हमें लोकल एनेस्थीसिया वगैरह पेशेंट को देना नहीं पड़ेगा, एनेस्थीसिया नॉट रिक्वायर्ड। और इन्फेक्शन कंट्रोल भी सिंपल होता है, सिंपल इन्फेक्शन कंट्रोल। क्यों, क्योंकि जो हैंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्टेरिलाइज करना, डिसइंफेक्ट करना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू टोटरी एनपीसीज। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है वो ये होता है कि कौन ग्लास आइनोमर में क्यों यूज़ करता है, ग्लास आइनोमर सिमन यूज वर्ड। ठीक है, तो इसके भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम। सबसे पहला, केमिकल बॉन्ड, केमिकली बॉन्ड टू इम्यूनो एंटी। ठीक है, केमिकली बॉन्ड हो रही है तो हमें टूथ को ज़्यादा डैमेज करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा हमें कैविटी प्रेप की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो केमिकली बॉन्ड हुई। अमेलगम में जैसे हमें करने पड़ते हैं वैसे हमें करने की जरूरत नहीं है इसमें, जी इसमें। फिर इससे फ्लोराइड भी रिलीज होता है। अब फ्लोराइड रिलीज होगा तो ये केरीज को अरेस्ट करेगा, अरेस्ट केरीज के प्रिपरेशन को रोकेगा। फिर दिखने में भी ओरल टिश्यू जैसा होता है, ओरल टिश्यू लाइक अपीयरेंस, थोड़ा एस्थेटिक होता है। और फिर उसके बाद आखिरी जो है, पल्प को इन्फ्लेम नहीं करता ये, डोंट इन्फ्लेम द पल्प। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिकेशंस ऑफ एआरटी। तो हम एआरटी कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहला, स्मॉल कैविटीज में ही करेंगे। ज़्यादा लार्ज कैविटी होगी तो उसमें आप उसको हैंड इंस्ट्रूमेंट से उसको घिसते जाओगे तो आपका हार्ट भी थक जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल कैविटीज में एआरटी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और जो कैविटी है, कैविटी शुड बी एक्सेसिबल, शुड बी एक्सेसिबल टू द हैंड इंस्ट्रूमेंट्स। मान लो आप किसी ऐसे दांत में कैविटी प्रेप कर रहे हो जहाँ पे आपका हैंड इंस्ट्रूमेंट पहुंच ही नहीं पा रहा, सो वहाँ पे आपके लिए बहुत मुश्किल होगी एआरटी से कैविटी प्रेप कर पा। तो जो कैविटी है वो आपके हैंड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। फिर तीसरा, अगर कोई मान लो अनकोऑपरेटिव पेशेंट है या फिर फियरफुल पेशेंट है जिसको बहुत डर लगता हो डेंटल ट्रीटमेंट से, इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं एआरटी। और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में यूज़ कर सकता हूँ। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आते हैं, मान लो, और कैविटी वगैरह पैक करना, इलेक्ट्रिसिटी की मान लो आपके पास सप्लाई ना हो या फिर इतने इंस्ट्रूमेंट्स ही ना हो जिसको आप स्टेरलाइज कर सके, इतने एयर रोटर वगैरह ना हो, तो आप हैंड इंस्ट्रूमेंट्स पे जा सकते हैं। तो इससे कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि अगर मान लो केरीज के साथ साथ कोई स्वेलिंग प्रेजेंट है या कोई फिस्टुला प्रेजेंट है अराउंड केरियस टूथ, तो उस केस में आपको एआरटी नहीं करनी है, हैंड इंस्ट्रूमेंट से नहीं करना। सेकंड, मान लो पल्प एक्सपोज हो गया टूथ का,
केरी ज़्यादा डीप है, पल्प एक्सपोज हो सकता है, तो उस केस में भी आपको एआरटी नहीं करनी। और टीथ से जो है उसमें पेन है मान लो बहुत टाइम से, पोजिंग पेन, ठीक है, बहुत टाइम से पेन है तो उसका क्या मतलब होगा, भी नीचे जो पल्प है वो इन्फ्लेम्ड होगा, पल्प इन्फ्लेम, तो उस केस में भी आपको एआरटी नहीं करना है। और एक्सेसिबल, सो जो कैविटी है वो अगर एक्सेसिबल नहीं है, कैविटी नॉट एक्सेसिबल टू हैंड सॉर्स, तो ये कुछ सिनेरियो हो गए जिसमें हमें एआरटी नहीं करना है। इसके बाद एडवांटेजेस देख लेते हैं हम एआरटी के क्या हैं। तो एआरटी क्या है, बायोलॉजिकल अप्रोच है, ठीक है, मिनिमल कैविटी प्रिपरेशन होगा इसमें, सब भाई सेम सेम बातें हैं, बस अलग अलग हेडिंग्स के अंदर बताई हुई हैं। मिनिमल कैविटी प्रेप, ठीक है, तो क्या होगा उससे, साउंड और स्ट्रक्चर कंजर्व रहेगा, साउंड और स्ट्रक्चर कंजर्व। फिर दूसरा पॉइंट, पेनलेस है, तो एस्थीसिया नहीं चाहिए। अब साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, आपको एग्जाम टाइमिंग बहुत कम हो है। फिर इन्फेक्शन कंट्रोल सिंपल है, क्यों, क्योंकि हैंड इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करना आसान होता है, पहले बता चुका हूँ मैं। नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, नो इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सपेंसिव डेंटल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड। फिर हम किसी नॉन डेंटल पर्सन को, यानी जिसको डेंटिस्ट्री की डिग्री ना हो या मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर हो, तो नॉन डेंटल पर्सन को भी हम ट्रेन कर सकते हैं एआरटी के, उसको भी हम सिखा सकते हैं कि एआरटी कैसे लेनी है। फिर कॉस्ट इफेक्टिव तो मैंने बता ही दिया आपको, कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ नहीं हो रही, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं हो रहे, तो कॉस्ट इफेक्टिव तो हो ही गया अपने आपने। उसके अलावा चिल्ड्रन में, फियरफुल पेशेंट्स में, या अनकोऑपरेटिव पेशेंट, या फिर मान लो कोई मेंटली हैंडीकैप पेशेंट हो, तो उन सब में हम यूज़ कर सकते हैं एआरपी को। और रेस्टोरेटिव केयर इससे एक्सेसिबल होता था सबके लिए। तो से सब फिर से कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो लिमिटेशंस में क्या है, एक तो हैंड फटीग, कि मान लो कोई ज़्यादा लार्ज कैविटी हुई तो उसको आप कब तक खींचते रहोगे हैंड इंस्ट्रूमेंट से, तो आपका हाथ थक जाएगा, हैंड फटीग हो जाएगा। फिर उसके बाद एक मिसकंसेप्शन लोगों में जनरली देखने को मिलता है कि उनको ये लगता है कि जो वाइट फीलिंग होती है, मिसकंसेप्शन, ये जो वाइट फीलिंग होती है वो जनरली टेम्पररी फीलिंग होती है, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम तक काम नहीं, मतलब ज़्यादा टाइम तक काम नहीं देती है। तो वाइट फीलिंग जो टेम्पररी फीलिंग होती है, एक मिसकंसेप्शन जो, तो ये भी एक लिमिटेशन है, इसलिए लोग जनरली करवाते नहीं है। जी गाइस, अब हमें इंस्ट्रूमेंटेशन क्या चाहिए, तो एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स। सो इंस्ट्रूमेंट्स की हम पहले बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें चाहिए माउथ मिरर। अब माउथ मिरर क्यों चाहिए, माउथ मिरर वही कि कैविटी को इंडायरेक्ट विजन में देखने के लिए चाहिए, और चीक को या टंग को रिट्रैक्ट करने के लिए चाहिए, टू व्यू कैविटी इन इनडायरेक्ट विजन, जो कि रिट्रैक्ट ओरल टिश्यूज, ठीक है। सेकंड सेकंड हमें चाहिए एक्सप्लोरर। अब एक्सप्लोरर क्यों चाहिए हमें, टू आइडेंटिफाई सॉफ्ट केरियस डेंटिन। एक्सप्लोरर से हम देखेंगे कि कैविटी पड़ी हुई है, मतलब कहाँ तक गई हुई है, एक्सटेंट देख लेंगे हम एक्सप्लोरर का, डेंटिन को हम एक्सप्लोर करके देखेंगे, तो सॉफ्ट है तो मतलब डेंटिन वहाँ पे केरियस है, ठीक है। एक दो तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, एक तो अगर छोटी कैविटीज़ हैं, स्मॉल केरियस स्मॉल केरियस एरियाज हैं, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा हार्ड पोकिंग नहीं करनी है, हार्ड पोकिंग नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि इससे टूथ का सरफेस डैमेज होता है, तो सरफेस डैम। और इसके अलावा डीप केरीज है मान लो कहीं, तो उसमें भी हमें ज़्यादा पोकिंग नहीं करनी है,
क्यों? क्योंकि उससे पल्प के चांसेस है सर। नेक्स्ट हमें चाहिए ट्वीजर्स। ट्वीजर्स में चाहिए कॉटन रोल्स या कॉटन पैलेट्स हैं, पुन बोस, कॉटन पैलेट्स, या फिर वेजेस वगैरह को पेशेंट के माउथ में रखने में या फिर उसको वापस से ट्रे में रखने में, मतलब वो डेंटल जो मटेरियल है उसको खाने में यूज़ होते हैं, तो ट्वीजर्स हैं। नेक्स्ट जो है स्पून एक्सकेवेटर। स्पून एक्सकेवेटर से हम रिमूव करेंगे सॉफ्ट केरियस डेंटिन को। एक्सप्लोरर से हमने चेक किया कि सॉफ्ट है कि नहीं है, और उसको स्टोन एक्सीवेटर से हम रिमूव करेंगे। कि अलग अलग साइजेस में आता है, तो एक तो हो गया स्मॉल, ठीक है, तो स्मॉल का डायमीटर होता है 1 mm, और इसका एग्जांपल है ऐश 153 to 154, ये कंपनी का नाम है, ब्रांड नेम मान लो, ठीक है। और फिर उसके बाद ये यूज़ किस लिए होता है? स्मॉल कैविटीज़ में यूज़ होगा, एक को क्लीनिंग इनेमल एंड डेंटिन जंक्शन, जिसकी जो नेक होती है वो फ्रेजाइल होती है, ठीक है। अगर फ्रेजाइल होगी तो इट कैन बेक अंडर एक्सट्रीम पोज, तो अगर आप ज़्यादा पोज लगाओगे तो ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्मॉल। सेकंड आता है हमारा मीडियम। तो मीडियम का साइज होता है हमारा 1.5 mm। इसका एग्जांपल हो गया एच 131 to 132। ये कहाँ यूज़ होगा? ये लार्ज कैविटीज़ में यूज़ होगा। लार्ज कैविटीज़ में रिमूवल ऑफ सॉफ्ट डेंटिन। इसके अलावा इस पर जो राउंडेड सरफेस होता है उससे हम रेस्टोरेटिव मटेरियल को अंदर पुश कर सकते हैं। रेस्टोरेटिव मटेरियल पुश्ड इनटू स्मॉल कैविटीज़। फिर लास्ट जो है हमारा लार्ज साइज आता है, तो लार्ज का साइज होगा 2 mm। इसका एग्जांपल है ऐश 127 to 128, और ये भी लार्ज कैविटीज में यूज़ होगा टू रिमूव द सॉफ्ट डेंटिन। और एक्स्ट्रा मान लो एक्सेस जो जीआईसी है, एक्सेस जीआईसी कैन बी रिमेड विद दिस, ठीक है। तो ये तो हो गया स्पून एक्सकेवेटर, 3 साइजेस हो गए। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है हैचेट। डेंटल हैचेट। डेंटल हैचेट क्या काम आएगा? इससे जो केरीज की ओपनिंग है उसको वाइडन करने का काम आता है ये। तो केरीज की ओपनिंग को वाइडन कर देगा ताकि उसमें स्पून एक्सकेवेटर हम घुसा के और अपने जो सॉफ्ट डेंटिन है उसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये अनसपोर्टेड इनेमल को भी रिमूव करने का काम आता है। अनसपोर्टेड इनेमल रिमूवल। नेक्स्ट जो है हमारा अप्लाइड कार्बर, सॉरी अप्लायर या कार्बर। ये ना एक साइड से तो कार्बर की तरह होगा और दूसरी साइड से प्लास्टिक फिलिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसके जैसा होता है, डबल एंडेड इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है। एक साइड होगा ब्रंट एंड और एक साइड होगा कार्बर। तो ब्लंट एंड का क्या काम होगा? ब्लंट एंड से हम जीआईसी को जो है क्लीन कैविटी में डालेंगे। जीआईसी पुश्ड इनटू कैविटी। जो हमने कैविटी क्लीन कर दिया है, स्पून एक्सकेवेटर से क्लीन कर दिया है, उसके बाद क्लीन कैविटी में हम ब्लंट एंड से जीआईसी को पुश करेंगे उसके अंदर एंड पुशेस, ठीक है। और दूसरा जो शार्प एंड हो गया कार्बर साइड होगी, इसको हम क्या करेंगे? उससे हम एक्सेस रेस्टोरेटिव मटेरियल जो है, एक्सेस रेस्टोरेटिव मटेरियल उसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट हमारा भी इंस्ट्रूमेंट है वो है मिक्सिंग पैड एंड स्पैचुला।
वो मिक्सिंग पैड और स्पैचुला में पाउडर और लिक्विड जो है जीआईसी का, उसको मिक्स करने के लिए चाहिए होता है। मिक्सिंग पैड ग्लास का हो सकता है या फिर डिस्पोजेबल पेपर पैड पैड हो सकता है। ठीक है, और जो स्पैचुला होता है वो थोड़ा कर्व्ड होना चाहिए, उससे जो मिक्सिंग है वो ईजी हो जाती है। मिक्सिंग, और जनरली जीआईसी आप लेते हैं तो उसके अंदर पैड और स्पैचुला आता ही है। ठीक है, ये तो भी हमारी इंस्ट्रूमेंट्स की बात। अब कर लेते हैं मटेरियल्स क्या क्या चाहिए हमें। तो मटेरियल्स में एक तो चाहिए कॉटन वुड वूल रोल्स। तो कॉटन वूल रोल्स को चाहिए हमें टू एब्जॉर्ब सलाइवा। सेकंड हमें चाहिए कॉटन पैलेट्स। कॉटन वूल पैलेट्स छोटे राउंड, मतलब राउंड राउंड से होते हैं, छोटे छोटे से राउंड राउंड से स्क्वायर टाइप में। वो ये भी अलग अलग साइज में आते हैं, और इसको हम कैविटी के अंदर डालते हैं ताकि जो कैविटी है हम उसको क्लीन कर सकें, फॉर क्लीनिंग कैविटीज़। ठीक है, साइज 4 जो होता है वो हमारा स्मॉल कैविटीज़ में यूज़ होता है, और साइज 2 लार्जर कैविटीज। ठीक है, मतलब छोटा नंबर तो बड़ा कैविटी, और बड़ा नंबर तो छोटी कैविटी। इसके अलावा हमें प्लास्टिक स्ट्रिप चाहिए। ये कॉन्टूरिंग के लिए काम आती है, तो हम प्रेसरेशन करेंगे कॉन्टूरिंग के लिए, कॉन्टूरिंग और प्रेसरेशन। फिर हमें चाहिए वेजेस। वेजेस का क्या काम है? वेजेस प्लास्टिक स्ट्रिप को होल्ड करेंगे पेज पे, ओ प्लास्टिक स्ट्रिप्स एट राइट लोकेशन। फिर इसके अलावा हमें चाहिए GIC, मेन जो ग्लास आइनमर सीमेंट था। ठीक है, तो ग्लास आइनमर सीमेंट में पाउडर आता है और लिक्विड आता है। पाउडर में क्या होता है? ग्लास बेस सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, लिक्विड में क्या होगा? या तो पॉलीक्रिलिक एसिड होता है या फिर हो सकता है डीमिनरलाइज्ड वाटर। डीमिनरलाइज्ड वाटर, अगर इसमें डीमिनरलाइज्ड वाटर होगा तो फिर जो पॉलीक्रिलिक एसिड होता है वो पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ड्राई पाउडर में ड्राई फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक हो गया हमारा ART के मटेरियल्स कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसीजर देखेंगे ART का।